यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और जस्ट इसके पहले जो मैंने अपने वीडियोस को रिलीज किया था वो था चैप्टर रिप्रोडक्शन का वीडियोस। तो जस्ट मैंने दो बायो का चैप्टर इसलिए चूज किया क्योंकि रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। चलिए आइए शुरू करते हैं। और मैं फिर से कहूँगी कि इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग 9th क्लास के न्यूक्लियस वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए और उसे मैंने अपने रिप्रोडक्शन वाले वीडियो में भी डाल रखा था। साथ में आज मैं एक और नया अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ अपने नोट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा डिमांड किया है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं उसी वीडियो के साथ उसके नोट्स को डालिए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में डालना शुरू किया था तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी, यानी कि मेरा अभी का ये जो भी वीडियो रहेगा इसमें मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगी उसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ में इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो मेरा रहेगा उसमें आपको टोटल यानी एक कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। क्लियर? तो इसी अनाउंसमेंट के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि हमारे मन में हमेशा ये क्वेश्चंस उठते रहते हैं कि भाई पापा का कैरेक्टर यानी पापा का जो गुण है, जो कैरेक्टर है वो हमारे में कैसे आ गया, दादा दादी नाना नानी इन लोगों के कैरेक्टर्स कैसे हमारे अंदर आ जाते हैं, मम्मी के कैरेक्टर्स, इन लोगों के कैरेक्टर्स कैसे हमारे अंदर आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में यानी 50% आपको पढ़ना है हेरिडिटी के बारे में एंड 50% आपको पढ़ना है इवोल्यूशन के बारे में। तो धीरे धीरे करके आपको इस चैप्टर के लास्ट तक ये समझ में आ जाएगा कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स, मम्मी पापा के कैरेक्टर्स, दादा दादी के कैरेक्टर्स, नाना नानी के कैरेक्टर्स, ये सारे कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। नाम सबसे पहले चैप्टर का डील करना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में पढ़ना है अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी का मतलब होता है कि प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स ऑफ वन जनरेशन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी यदि एक जनरेशन यानी अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग अपने मम्मी पापा का जो जनरेशन देख रहे हैं वो है फर्स्ट जनरेशन आपके लिए। क्लियर? तो मम्मी पापा यदि एक जनरेशन के हैं तो आप लोगों में जो कैरेक्टर्स उनके ट्रांसफर हुआ वो हुआ नेक्स्ट जनरेशन। तो वो क्या प्रोसेस है, वो क्या मेथड्स है जिसके द्वारा एक जनरेशन का जो कैरेक्टर्स है वो दूसरे जनरेशन में जाता है, कैसे वेरिएशंस होता है, ये सारा कुछ जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है हेरिडिटी। एंड इवोल्यूशन का मतलब कि वो चेंजेस जिसके द्वारा एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग बचपन से ये सुनते आते हैं कि भाई एक ऐसा जमाना था जब हम लोग बंदर थे और धीरे धीरे उसने इंसान का रूप ले लिया। यानी भाई बंदर तो नहीं थे, वो मैं बताऊंगी कि हम लोग क्या थे इसी चैप्टर में। तो बंदर से बना इंसान, बंदर है एक स्पेसीज और इंसान है एक दूसरा स्पेसीज। यानी ये जो नया स्पेसीज बनता है चाहे मिलियंस ऑफ ईयर्स क्यों ना लग जाए, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवोल्यूशन। तो फिलहाल स्टार्टिंग का जो 3 वीडियो रहेगा वो हेरिडिटी के बारे में रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। चलिए हेरिडिटी मैंने बता दिया, कुछ टर्म्स मैं पहले क्लियर करूंगी क्योंकि उस टर्म से एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। 1 वर्ड्स क्वेश्चंस आते हैं उस सारे टर्म से और उसके बाद फिर मैं उस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को डील करूंगी। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स ऑफ वन जनरेशन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? ये तो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन आप लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ लिया था काफी डिटेल में। सेम वही वेरिएशन है कि भाई नो 2 इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। कोई भी 2 इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक है?
मान लिया मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, आप लोग सब कोई ह्यूमन बीइंग है, क्या हम और आप दोनों एक है? नहीं है। चलिए भाई, आप लोग कहेंगे अगर कोई बॉय है तो वो कहेगा कि मैं तो मेल हूँ, आप तो फीमेल है। ओके, क्लियर। चलिए, आपकी मम्मी मेरी मम्मी, ठीक है, या आपकी मम्मी और मैं, हम दोनों तो फीमेल हैं और दोनों ह्यूमन बीइंग को बिलोंग करते हैं। क्या आपकी मम्मी और मैं एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर है हम दोनों एक दूसरे के? हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी सेम है, हम लोग दोनों के दोनों फीमेल हैं, वो सेम है, ठीक है। बट क्या वी आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर? क्या हम लोग एक दूसरे के एकदम ब्लूप्रिंट है, जेरॉक्स कॉपी है? नहीं। There are so many differences between your mother and me. क्लियर? तो इस तरह से इवन अगर मैं ट्विंस की बात करती हूँ तो एक ट्विंस भी है, आइडेंटिकल ट्विंस भी है यदि वो, फिर भी कहीं ना कुछ डिफरेंसेस रहते ही उस ट्विंस में। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज वेरिएशन। No two individuals are exactly same to each other, even they are of same species। अब different species की तो बात ही क्या कहनी, इसे कहते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन का रीजन क्या था? अगर आप लोगों ने मेरा रिप्रोडक्शन वाला वीडियोस देखा है तो आप लोगों का क्लियर होगा, फिर भी मैं इस वीडियो में बता दूं व्हाट इज द रीजन ऑफ वेरिएशन। डीएनए कॉपिंग तो याद होगा, मैं डीएनए कॉपिंग में नहीं जाने वाली क्योंकि भाई फिर उसी में मैं रह जाऊंगी। तो इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग क्या था? डीएनए कॉपिंग इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच वन डीएनए इज डिवाइडेड इनटू टू डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कभी भी कोई सेल डिवीजन होता है तो एक डीएनए दो डीएनए में बनता है और इसी को डीएनए कॉपिंग कहते हैं। तो किस तरह से ये डीएनए कॉपिंग होता है ये मैंने अपने रिप्रोडक्शन चैप्टर के वीडियोस में डाल रखे हैं, आप लोग उसे देख लीजिए। नाउ बाय द वे, मैं जिन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ वो लोग प्लीज मेरा वीडियो सीरियल वाइज देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर वाइज देखिएगा जैसे मैं डालती जा रही हूँ। तो डीएनए कॉपिंग जब हो रहा होता है उस समय कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है, यानी इनएक्यूरेसी आ जाती है। यही वजह होता है वेरिएशन का। नहीं तो भाई वही डीएनए, वही एटीसीजी, वही जीन, वही क्रोमोसोम, वही सेल का स्ट्रक्चर सारे एनिमल्स में है, ठीक है। वही क्रोमोसोम मेरे में भी है, आम के पेड़ में भी है, तो फिर हम लोग अंतर क्यों आता है हम लोगों में? ड्यू टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटीसीजी इन डीएनए। ये मैंने बता रखा है आप लोगों को। आखिर वेरिएशन का क्या फायदा है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन का फायदा क्या है? तो फायदा नंबर 1, यानी एडवांटेज नंबर 1, इट इनेबल अस टू लिव इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में हमेशा चेंजेस आते रहता है। हम लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो हमेशा चेंज होते रहता है। तो इस चेंजेबल एनवायरनमेंट में यदि कुछ चेंज ना आए हमारे अंदर, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में। क्लियर? तो वेरिएशन इज नेसेसरी टू मेक द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग फिट। इट मीन्स कि हम लोग एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं। इट इनेबल अ लिविंग टू सर्वाइव इन एवर चेंजिंग। आपको लगता है कि ये एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर रहा है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे ये एनवायरनमेंट चेंज करते जा रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। एंड द सेकंड, ये वेरिएशन ही वो चीज़ है जिसके कारण इवोल्यूशन होता है, यानी इट काउजेस इवोल्यूशन। इससे इवोल्यूशन भी होता है। तो जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा कि इससे इवोल्यूशन होता है। बट कब होगा इवोल्यूशन? जब ये वेरिएशन एक लंबे समय तक होते रहेगा, लगातार होते रहेगा, तब ये इवोल्यूशन काउज करेगा ये वेरिएशन। अब ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक इंडिविजुअल में वेरिएशन हुआ तो हम लोग कहेंगे अच्छा एक नया स्पेसीज बन गया। नहीं, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यानी अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, अगर कोई एक ह्यूमन बीइंग, अब आप ये सोचिए ना, कहानी मैं सुना रही हूँ, एक बंदर यदि इंसान बन जाता तो क्या आज हम लोग सब कोई रहते? नहीं रहते।
कुछ नंबर में तो ये चेंजेस आया होगा ना, कुछ पॉपुलेशन में तो ये चेंजेस आया होगा ना। इसलिए यदि एक पॉपुलेशन में कोई वेरिएशन हो और सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएशंस हो और ये वेरिएशन लंबे समय तक होगा, तब ये इवोल्यूशन काउज करेगा, अदरवाइज ये इवोल्यूशन काउज नहीं करेगा। क्लियर? तो आप लोगों का हेरिडिटी क्लियर हो गया, वेरिएशन क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन, जिसके बारे में मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। 9th क्लास के न्यूक्लियस के वीडियो में भी मैंने बताया, रिप्रोडक्शन में भी डीएनए कॉपिंग वाले वीडियो में मैंने बताया, और फिर से मैं आज बता ही देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगी। क्रोमोसोम आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बट इसके बाद फिर बहुत कुछ नया है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। क्रोमोसोम इट इज नोन एज हेरिडिटरी मटेरियल। यही वो हेरिडिटरी मटेरियल है, क्योंकि मम्मी पापा से बच्चों के अंदर क्या जाता है, ये क्रोमोसोम जाता है, और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है, डीएनए, और इस डीएनए का एक पार्ट क्या कहलाता है, जीन। ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ये है क्रोमोसोम, और जब इस क्रोमोसोम के अंदर हम लोग झांकते हैं तो ये बना रहता है डीएनए का, और डीएनए का एक पार्ट, लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक स्पेशल प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। जो स्पेसिफिक प्रोटीन हमारे सेल्स के अंदर बनता है वो इसी पार्ट के कारण बनता है, एंड दिस पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। ये आप लोगों को मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और इसलिए ये हेरिडिटरी मटेरियल है, और डीएनए एंड जीन को हम लोग कहते हैं हेरिडिटरी यूनिट, क्योंकि यही कैरेक्टर्स ट्रांसफर करता है। क्योंकि जब एक सेल का डिवीजन हो रहा होता है तब उस समय ये क्रोमोसोम या ये डीएनए डुप्लीकेट होता है, यानी डीएनए कॉपी होती है, और फिर उस सेल का जो डॉटर सेल बनता है, जो बेबी सेल बनता है, उसमें वो वाला डीएनए चला जाता है। क्लियर? तो ये मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया वो आप लोगों ने पहले के वीडियोस में देख रखा है, बट अब इसके बाद जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो आपके लिए बिल्कुल नया, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब बिल्कुल नया टॉपिक आप लोगों के सामने आ रहा है इस चैप्टर का, क्योंकि अभी तक क्रोमोसोम, डीएनए, हेरिडिटी, वेरिएशन ये आप लोग शुरू से सुनते आ रहे थे। पिछले चैप्टर में भी आप लोगों ने सुना है, 9th क्लास में भी सुना है। अब बिल्कुल नया है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ताकि आप लोगों को अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर? ना, मम्मी पापा से कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं, ये मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, और आप लोग जानते भी हैं, आप लोग इस चीज़ को फील भी करते होंगे। और वो कैरेक्टर कैसे आते हैं, तो इतना तो आप लोग समझ गए कि भाई सेल डिवीज़न होता है, यानी कि जब मियोसिस होता है तो गैमेट्स बनता है, और उस गैमेट्स में जैसे स्पर्म बना तो पापा की बॉडी से, यानी पापा की बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स थे उनके एक सेल में जैसे 46 क्रोमोसोम थे तो 23 स्पर्म में आया और 23 मम्मी के एग में आया, दोनों फ्यूज कर गया और मिलके बनाया जायगोट, और वही जायगोट हमारी बॉडी में मौजूद है। ये एक कहानी हुई, उसी कहानी को मैं बोर्ड पर बताने जा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग ना। मैं पापा और मम्मी लिख के आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये हुए आप लोगों के पापा और ये हुई आप लोगों की मॉम, ठीक। बोथ आर डिप्लॉयड। अब आप लोग डिप्लॉयड का मतलब नहीं पूछिएगा, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ बहुत बार। पापा के बॉडी में जितना भी सेल्स है उनके हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46। ये ह्यूमन का स्पेसिफिक होता है। तो मॉम भी तो भाई ह्यूमन है, तो इसमें भी इसके बॉडी के हर एक सेल्स की में क्रोमोसोम की संख्या 46। जब गैमेट्स बना इनकी बॉडी में, जैसे पापा की बॉडी में स्पर्म बना और आपकी मॉम की बॉडी में एग बना, तो यानी जब गैमेट बना तो उस गैमेट में जो कि मियोसिस हुआ था तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 23, और मॉम में भी 23, यानी दिस इज एग
एंड दिस इज स्पर्म। क्लियर? उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद आप लोग बने और ये बना जायगोट जिसमें हुआ 46 और फिर क्या हुआ? इसमें हुआ माइटोसिस, माइटोसिस और फिर उसके बाद आप लोग बने, यानी क्या बना? एक बेबी। ये ओवरऑल मैं इसे बाद में ही अब लिखूंगी। ये एक ओवरऑल कहानी होती है। बिल्कुल आप कहानी की तरह सुनिए, आपको पूरा का पूरा जेनेटिक्स समझ में आने लगेगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ जो मैंने 46 बोला, नेचुरली पापा की बॉडी में जो 46 आया, 23 आपके दादाजी का था, 23 आपकी दादी जी का था। मम्मी की बॉडी में जो 46 आया, ठीक है, मम्मी के जायगोट, जब मम्मी जायगोट की फॉर्म में होंगी उस समय आपके नाना जी की बॉडी का 23 मम्मी की बॉडी में आया और आपकी नानी जी के बॉडी का 23 क्रोमोसोम आपकी मम्मी में आया। यही कहानी हमेशा चलती रहती है और चलती रहेगी। तो आप लोग का क्लियर हो गया? यानी हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो कहाँ से आया? मेरे पापा से 23 स्पर्म के फॉर्म में, मेरी मम्मी से 23 एग के फॉर्म में, और ये दोनों मिलके बना जायगोट, जायगोट से बने हम। ये कहानी आप लोगों का क्लियर हो गया? अब चूंकि हम लोग डाइप्लॉइड हैं, जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो सारे के सारे लिविंग डाइप्लॉइड होते हैं। ये मैं प्लांट्स की भी बात कर रही हूँ बेटा, और ये मैं एनिमल्स की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वी ऑल आर डाइप्लॉइड, जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो डाइप्लॉइड हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 के मल्टीपल्स में होंगे। इट मीन्स यदि, चलिए अब हम लोग अपनी बात करते हैं। 46 क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में, इसे हम लोग 2 × 23 लिख सकते हैं। 2 × 23, 23 पापा से, 23 मम्मी से। अब हमारी बॉडी में जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी पेयर्स ऑफ 23 पेयर्स जिन्हें हम लोग कहेंगे, तो सारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, फंक्शन सेम नहीं होता, क्योंकि मैंने जस्ट अभी क्या बताया आप लोगों को कि ये है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। भाई क्रोमोसोम इतना छोटा दिख रहा है तो डीएनए इतना बड़ा, क्लियर। और डीएनए का एक पार्ट कहलाता है जीन, और एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यानी अगर हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, मैं इसे कुछ इस तरह से कर दे रही हूँ ताकि आपको पता चले, दिखे अच्छे से। मान लिया कि डीएनए का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है जीन नंबर 1, और ये क्या कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है आपके कलर को, क्लियर। फिर लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये है इस क्रोमोसोम में मौजूद जीन नंबर 2, और लेट अस सपोज ये क्या कर रहा है भाई? ये आपकी बॉडी में कंट्रोल कर रहा है हाइट को। मैं आप लोगों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यदि इंसान खुद से रिलेट करके बायोलॉजी पढ़े तो उसे अच्छे से समझ में आता है, क्लियर। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन हो गए। कितने हैं, क्या है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर मैंने यहाँ 2 जीन दिखाया, बहुत सारे जीन हो सकते हैं, क्लियर। और हम लोगों की बॉडी में कैरेक्टर्स कितने हैं, कोई बताएगा? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैरेक्टर, इनफाइनाइट कैरेक्टर। अब अगर मैं शुरू करती हूँ तो 50-100 तो मैं अभी ही गिना दूँ, क्लियर। आपके स्किन का कलर, आपकी हाइट, आपका हेयर स्टाइल, आपके आई लैशेज, आपका फेस कटिंग, आपके बॉडी का मसल्स, आपका इंटेलिजेंस कैपेसिटी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसे गिनाना मुश्किल है। एक तिल है, वो भी सारे कैरेक्टर्स ही हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर कैरेक्टर्स को हम लोग कहेंगे ट्रेट, TRAIT, यानी जो भी विजिबल कैरेक्टर्स जिसकी स्टडी हम लोग करते हैं, उन सारे विजिबल कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं ट्रेट, क्लियर ना। तो भाई हम लोगों ने यहाँ 23 की बात की थी। 23 हमें पापा से मिले और 23 हमें मम्मी से मिले, पेयरिंग है। तो हमारे बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम हैं, इसे हम लोग कैरियोटाइप कहते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा, ये सारे लिविंग्स के लिए उन्होंने अरेंज किया है।
बट अभी हम लोग सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। तो हर एक क्रोमोसोम अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि 23 क्रोमोसोम इट मीन्स क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 23। ये कहाँ से मिला हमें? ये हमें मिला हमारे पापा से, ठीक है। हमारी मॉम से भी मिला होगा ना, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 23rd क्रोमोसोम। ऐसा हम लोगों को मम्मी पापा से मिला। चूंकि दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, एक ही स्पेसीज के हैं, तो ऐसा होता है कि जितना भी क्रोमोसोम यानी 1 to 23 क्रोमोसोम, उनका शेप अलग होता है, उनका कलरिंग पैटर्न अलग होता है। तो इतना डिटेल आप लोग को नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना समझिए कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन सारे क्रोमोसोम को पहले अलग अलग किया, सभी की स्टडी की कि भाई नंबर 1 क्रोमोसोम क्या कंट्रोल करता है, नंबर 2। अब नंबर 1 उन्होंने जिसे दे दिया हमें वही पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2, अब आपका नाम राहुल है तो राहुल ही हो जाएगा ना। भाई क्यों पड़ा तुम्हारा नाम राहुल, ये तो कोई नहीं बता सकता। तो साइंटिस्ट ने जिस क्रोमोसोम को कहा कि भाई इस शेप का क्रोमोसोम है, ये नंबर 1 होगा, चलो पूरे ह्यूमन बीइंग में जो भी इस शेप का है और जो भी कैरेक्टर ये कंट्रोल करता हो वो नंबर 1 हो गया, चाहे मैं हूँ या तुम हो या कोई और हो। क्लियर? भाई किसी का शेप कुछ ऐसे छोटा सा है, ठीक है, ये है नंबर 2 वाला क्रोमोसोम, सारे साइंटिस्ट ने मिलकर से मान लिया कि नंबर 2 क्रोमोसोम है। बट नंबर 1 क्रोमोसोम जो पापा का है उसका जो शेप और साइज है, मम्मी के नंबर 1 क्रोमोसोम का भी वही शेप और साइज है, ठीक है। साथ में और क्या होता है कि जो नंबर 1 क्रोमोसोम साइंटिस्ट ने जिसे बेटा नाम दिया है, वो नंबर 1 क्रोमोसोम, लेट अस सपोज, ये मैं कंफर्म नहीं कह रही हूँ, आप लोग कोई क्लेम और ब्लेम नहीं दीजिएगा मुझे, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। लेट अस सपोज जो नंबर 1 क्रोमोसोम है पापा वाला और नंबर 1 क्रोमोसोम है मम्मी वाला, चलिए मैं दोनों का एक साथ बता दूं। दोनों का मैंने क्या कहा, शेप साइज दोनों सेम होता है, चलो मैं सेव कर देती हूँ, ठीक है, सेम है। साथ में लेट अस सपोज इसमें जो जीन है, इसमें जो जीन है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक जो जीन मौजूद है वो आपके स्किन के कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है ह्यूमन बीइंग में। तो मम्मी की बॉडी का भी जो नंबर 1 क्रोमोसोम है उसका शेप और साइज पापा वाले नंबर 1 क्रोमोसोम से मिलेगा। इनफैक्ट मेरे बॉडी का जो नंबर 1 क्रोमोसोम होगा वो आपके बॉडी के नंबर 1 क्रोमोसोम से मिलेगा, ठीक है, वो सबका सेम होता है। तो ये भी स्किन के कलर को कंट्रोल करेगा। लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मान लिया कि ये हाइट को कंट्रोल करता है, तो ये भी हाइट को ही कंट्रोल करेगा। तो इसी तरह से नंबर 1, नंबर 2, 2 फ्रॉम पापा, 2 फ्रॉम मम्मी, 3 फ्रॉम पापा, 3 फ्रॉम मम्मी, डैश डैश डैश, 23rd फ्रॉम पापा, 23rd फ्रॉम मम्मी। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स आते हैं। तो आप लोगों का ये सारा कुछ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट नाउ, क्योंकि इसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होता है। तो ट्रेट हम लोगों ने बता दिया, जो भी विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं उस कैरेक्टर्स को ही हम लोग ट्रेट कहेंगे। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट एक ट्रेट हुआ, क्लियर। स्किन कलर एक कैरेक्टर है, स्किन कलर एक ट्रेट हुआ, एंड सो ऑन। अब हम लोग अलग अलग टर्म को समझेंगे इसी डायग्राम के द्वारा। नंबर 1 टर्म यदि आप लोगों का ये क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ नंबर 1 टर्म विच इज न्यू फॉर यू, नंबर 1 टर्म है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस, अब होमोलोगस टर्म से आप लोग वाकिफ होंगे, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस टर्म यानी सेम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम इट मीन्स one pair of chromosome in which one come from paternal side it means पापा के तरफ से,
एंड अनदर कम फ्रॉम मैटरनल साइड, यानी मम्मी की तरफ से। यहाँ जो मैंने डिजाइन आप लोगों को बताया है, दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम योर मॉम, आपकी मम्मी से आपको मिला, एंड दिस इज फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम योर डैड, और ये आपको आपके डैड से मिला। क्लियर? तो ये दोनों हुआ, चूंकि इसका शेप और साइज भी सेम है, इन दोनों में जो जीन का स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, यानी दोनों एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम हुआ, दिस इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट टर्म आपका आता है एलील। एलील इट मीन्स वन पेयर ऑफ जीन present on homologous chromosome, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ, वन पेयर ऑफ जीन present on homologous chromosome at same locus and control same character, क्योंकि भाई एक जीन एक कैरेक्टर, ये हम लोग पढ़ते हैं, एक जीन एक कैरेक्टर को या एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। तो एलील वन पेयर ऑफ जीन, इट मीन्स, देखिए ये जो कलरफुल जीन मैंने दिखाया है, ये कैसा जीन है, ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, स्किन के कलर को, और ये कहाँ मौजूद है? होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद है। इसका लोकस, लोकस मीन्स पोजीशन, तो इसका पोजीशन भी सेम है। तो वैसे वन पेयर ऑफ, यानी कि कलर्ड, ये हो गया एलील, ये दोनों आपस में हो गया एलील। ऐसे ही बहुत सारे एलील्स हम लोगों में या सारे लिविंग्स में पाए जाते हैं। तो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम क्लियर हो गया एंड आपका एलील भी क्लियर हो गया। नाउ अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 4 टर्म आप लोगों को पढ़ने हैं। तो मैं आई इरेज इट, मैं इसे इरेज कर दूं, आप लोगों ने समझ लिया? ओके, जस्ट बहुत नहीं, क्योंकि इस क्रोमोसोम को तो मैं रहने ही दूंगी। ये आप कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर कर लोगे ना, आगे भी यदि बायो लोगे तो आप लोगों का बेसिक यहीं से शुरू हो जाता है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, इसे लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि बहुत टफ पार्ट है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन बायोलॉजी। और ये बस समझने का फेर है, इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, बस समझ लीजिएगा, हो जाएगा क्लियर। ये दोनों टर्म आप लोगों ने समझ लिया। अब इसी से रिलेटेड मैं 4 टर्म मैं यहाँ लिखती हूँ, और चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। चलिए, अभी जो मैंने आप लोगों को स्टोरी बताया कि भाई मम्मी से मैंने 23rd पेयर क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में, और मम्मी से हमें 23 मिला, पापा से 23 मिला, और उसे हम लोगों ने अरेंज किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 23rd, इस तरह से आ गया लास्ट में। क्लियर? अब यहीं पर बात आती है कि भाई, चलिए मैं इसे भी इरेज कर देती हूँ, आप लोगों का ये भी टर्म, क्यों? ताकि मैं बड़ा सा बना लूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। बेटा टीचर्स का मोटो यही रहता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों को पढ़ाई समझ में आने लगे। चलिए यहाँ मैं होमोलोगस क्रोमोसोम बना रही हूँ, वही लिखूंगी, फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम योर मॉम एंड फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम योर डैड। मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है, सॉरी, डैड। एंड लेट अस सपोज ये पार्ट, ये है एलील, अब आप लोग समझ रहे होंगे। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आप लोगों को ये टर्म क्लियर हो गया होगा। एलील, दीज आर एलील्स, क्लियर।
लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक है, कोई और कैरेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है। दीज आर ऑल्सो एलील नंबर 1, दिस इज एलील नंबर 2, दिस एंड दिस। ठीक है, ये सारा टर्म आप लोगों का क्लियर हो गया ना। चलिए मैं एक कहानी कह रही हूँ। भाई किसी बच्चे की मम्मी गोरी पापा काले और उसके 4 भाई बहन। ठीक है, एक भाई हो गया काला, एक भाई हो गया गोरा, और कोई एक बहन हो गई सांवले कलर की यानी मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, और कोई एक बहन हो गई फिर से गोरी। यानी इतने सारे वेरिएशंस हमें मिलते हैं। अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि मम्मी से हमें फर्स्ट क्रोमोसोम मिला, पापा से हमें फर्स्ट क्रोमोसोम मिला, और ये दोनों एलील 1 जो है ये दोनों स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है, स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और साथ में भाई मम्मी क्या है, गोरी है, वाइट, ब्यूटीफुल। मम्मी हमेशा ब्यूटीफुल लगती है बच्चों को, और पापा भी हैंडसम है बट ब्लैक हैंडसम। सांवले लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ब्लैक लोग भी खूबसूरत होते हैं। बे ये समझाने के लिए आप लोग कुछ एज इट इज अदरवाइज नहीं ले लीजिएगा इसे ना। तो हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम गया वो कैसा गया, वो तो व्हाइट वाला भी गया और ब्लैक वाला भी गया। ठीक है, तो फिर क्यों ऐसा हुआ, तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं उनमें तो सारा ऐसा ही क्रोमोसोम गया होगा ना, ये दोनों क्रोमोसोम गया होगा मेरे सारे भाई बहन में। तो भाई एक कोई ब्लैक हो गया, कोई वाइट हो गया, कोई दूसरे कलर का हो गया, कोई डिफरेंट कलर्स के हम लोग सारे भाई बहन हो गए। ऐसा क्यों हुआ, यही चीज आपको यहाँ पर समझना है। दोनों तरह के जीन किसी एक इंडिविजुअल में गए, बट ये बेटा कोई नहीं जानता है, गॉड नोज ओनली, सिर्फ वो भगवान जानते हैं कि हमारी शक्ल कैसी होगी, हमारी अक्ल कैसी होगी। तो आप किसी के अक्ल का मजाक उड़ाइए, लेकिन बच्चे जो गॉड गिफ्टेड है आप प्लीज उनका मजाक नहीं उड़ाया कीजिए। यदि कोई बच्चा बदसूरत है उसका मजाक नहीं उड़ाया कीजिए, क्योंकि उसे जो शक्ल मिली है ना वो ऊपर वाले ने उसे दिया है। वो चाह के, अगर आप खूबसूरत हैं, सारे बच्चे खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, मेरे लिए तो सारे बच्चे समान होते हैं। तो यदि आप खूबसूरत हैं तो ये तो गॉड गिफ्ट दिया है आपको, गॉड ने आपको गिफ्ट दिया है, आपको इसका घमंड कभी नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो भाई हमारी बॉडी में जो जीन गया, अब मैं जीन की बात करूंगी क्योंकि अब आप लोग इतने समझदार हो गए कि जीन टर्म अब आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमारी बॉडी में जो जीन गया वो व्हाइट के लिए भी गया, वो ब्लैक के लिए भी गया, बट कोई बच्चा ब्लैक हो गया, कोई बच्चा व्हाइट हो गया, कोई दोनों का मिक्सचर हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये बच्चे कोई नहीं जानता है, क्योंकि कोई भी जीन जब हमारी बॉडी में जाता है और उसका कैरेक्टर्स जब हमें दिखता है तो इट मीन्स ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यानी ये जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बाय सिंथेसाइजिंग स्पेसिफिक प्रोटीन। चलिए मैं फिर से अब आ जाती हूँ, हाइट की बात मैं करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया है। एक भाई मम्मी और पापा दोनों की बात की, तो भाई मम्मी, अब मैं मम्मी पापा का नाम नहीं लूँगी आप लोगों के लिए। मान लिया कि किसी के एक पेरेंट जो हैं वो लंबे हैं और दूसरे जो पेरेंट हैं वो नाटे हैं। ठीक है, बच्चा जो उनका हुआ वो लंबा भी हो सकता है, नाटा भी हो सकता है, दोनों के बीच वाले साइज का भी हो सकता है। तो उस बच्चे में जो जीन गया ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, और ग्रोथ हार्मोन जितना भी हार्मोन्स हम लोगों ने पढ़ा मैक्सिमम उसमें प्रोटीनस हार्मोन्स यानी प्रोटीन के बने हुए हार्मोन्स होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो जीन गया वो तो भाई जो लंबे गार्जियन थे, पेरेंट थे, उनका भी गया, और जो नाटे पेरेंट थे उनका भी गया। फिर बच्चा में इतना डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज क्यों नजर आया?
क्योंकि जीन जब एक बार जाता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और एक्सप्रेस करता है बाय सिंथेसाइजिंग स्पेसिफिक प्रोटीन। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ गोरे और काले की बात कर रहे थे। तो मेलानिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैंने तो बहुत बार अपने वीडियोस में बोला भी है। मेलानिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन आवर स्किन। यदि ये ज्यादा है तो बच्चा डार्क कलर का होगा, यदि ये कम है तो बच्चा या हम लोग गोरे हो जाएंगे। क्लियर? तो ये स्किन के कलर यानी मेलानिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन हमारी बॉडी में गया, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया यानी वो सिंथेसाइज किया स्पेसिफिक प्रोटीन, वो निकाला मेलानिन, हम लोग गोरे या काले हो गए। तो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि मेरी बॉडी में जो जीन गया वो व्हाइट के लिए भी गया, वो ब्लैक के लिए भी गया, यानी मेलानिन कम प्रोड्यूस करने वाला, मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला। लेकिन फिर भी व्हाई देयर इज सो वेरिएंट टाइप ऑफ बेबीज इन द वर्ल्ड, क्यों हुआ? चलिए, तो डोमिनेंट और रिसेसिव हम लोग इससे समझेंगे। जीन दोनों आया मेरी बॉडी में, बट कौन सा जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने लगा? ठीक है, आप लोग WWF देखते भी होंगे, उसमें दो ताकतवर इंसान बहुत फाइटिंग करता है, जीतता कोई एक ही है। कब कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल हो जाता है। आप कोई गेम खेलते हो, कौन कब जीतेगा, कौन कब डोमिनेटेड होगा। डोमिनेट इट मीन्स डोमिनेट, जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते आए हैं। तो कौन अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर लेगा ये कोई नहीं जानता है, ओनली गॉड नोस। सिर्फ भगवान जानते हैं, ऊपर वाला जानता है कि कौन सा जीन उस बच्चे की बॉडी में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा यानी अपने कैरेक्टर को शो करेगा, और कौन सा जीन बेचारा डट कर यूं सहम कर बैठ जाएगा। यानी मेरी बॉडी में जीन है बट वो अपने आप के अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं कर पाया है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो भाई किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में दोनों तरह के जीन गए, बट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, मान लिया कि कोई पहला बेबी है, आपके बड़े भैया होंगे या बड़ी बहन होगी, ठीक है, तो जो पहला बेबी है उसमें भाई व्हाइट वाला जो जीन था यानी जो मेलानिन कम प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट वाला जो जीन था वो अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो हो गया डोमिनेंट। और दूसरा वाला मौजूद तो है ना मेरी बॉडी में, भले अपने आप को वो एक्सप्रेस ना कर सके, वो हो जाएगा रिसेसिव जीन। तो जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया वो हो गया डोमिनेंट जीन, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया वो हो गया रिसेसिव जीन। क्लियर? तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूंगी कुछ इस प्रकार से, मैं इसे सिर्फ इरेज कर रही हूँ, यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को किया और ये एक्सपेरिमेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये पता किया और ये पता कर लिया कि भाई गोरे और काले में कौन डोमिनेंट होता है। मैक्सिमम केसेस में, मैं हर केस की 100% केस कोई भी टीचर कोई भी साइंटिस्ट इसमें नहीं बोल सकता, बिकॉज इट इज बायोलॉजी, यहाँ वेरिएशंस होने ही होने हैं। तो बहुत सारे टेस्ट के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता क्या चला, चलिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूंगी कि जो टॉलनेस है वो है डोमिनेंट और इसका अपोजिट क्या होता है, ड्वार्फ, और जो ड्वार्फनेस है वो होता है रिसेसिव इन एवरेज केसेस। एवरेज केस में ये डोमिनेंट है और ये ड्वार्फ है। तो जो डोमिनेंट जीन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो भाई साइंटिस्ट लोग थे, वो लोग हर चीज का सिंबल, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी सिंबल्स पढ़ा है, अब जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, तो उस तरह से उन लोगों ने भी बहुत सारे सिंबल्स बनाए हैं बायोलॉजी में भी। तो टॉल को उन्होंने जो डोमिनेंट रहता है उसे कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, जैसे टॉल के लिए T। बट जो एवरेज केस में रिसेसिव होता है उसे डोमिनेंट का स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। इट मीन्स स्मॉल लेटर सिर्फ हम लोग नहीं बोल सकते, इट मीन्स इसे D नहीं कह सकते, इसे हम लोग कहेंगे स्मॉल लेटर ऑफ डोमिनेंट जीन, यानी इसको स्मॉल T से डिनोट किया जाता है। तो अब आप लोग जब भी मैं कैपिटल लेटर लिखूंगी समझ जाइएगा, इट रिप्रेजेंट डोमिनेंट जीन,
और यदि मैं स्मॉल लेटर लिखूंगी इट मीन्स इट रिप्रेजेंट व्हाट, रिसेसिव जीन। क्लियर? तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव आप लोगों का क्लियर हो गया। नाउ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इतनी पूरी कहानी सुनने के बाद, चूंकि हम लोग डाइप्लॉइड हैं, तो किसी एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन है हमारी बॉडी में? मैं यदि बात करूं स्किन के कलर को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन है मेरी बॉडी में या आपकी बॉडी में? 2 जीन है ना, 1 पापा से 1 मम्मी से हम लोगों को मिला। ठीक है, तो स्किन की कलर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन, हाइट को कंट्रोल करने के लिए भाई 2 जीन, हर चीज यानी किसी भी ट्रेट, किसी भी कैरेक्टर्स की मैं बात करूं तो किसी भी एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन होंगे? 2 जीन। एकदम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो भी डिप्लॉयड लिविंग्स हैं उनमें एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन होते हैं। तो भाई ये डोमिनेंट जीन की बात है, मुझे क्या पता कि मेरी बॉडी में कौन से कैरेक्टर्स वाले जीन हैं। तो ठीक है, चलिए मैं टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस की बात कर रही हूँ। तो देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। आइदर कैपिटल टी हो सकता है, ठीक है, या तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा है, कैपिटल और स्मॉल टी हो सकता है। दोनों तो टॉलनेस के लिए ही है, हाइट के लिए ही है। आइदर स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन की मैं बात कर रही हूँ, तो ये कैपिटल टी भी हो सकते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकते हैं, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी भी हो सकते हैं। क्लियर? नाउ यदि दोनों होमोजाइगस कंडीशन यानी मेरे जीन का ऐसा स्ट्रक्चर हो कि आइदर कैपिटल टी वाला कॉम्बिनेशन हो या स्मॉल टी वाला कॉम्बिनेशन हो, ये तो भाई जेनेटिक स्टडी करने पर ही पता चलता है। अब मेरी हाइट को देख करके आप थोड़ा ना पता लगा सकते हैं कि अंदर में कौन सा जीन मौजूद है। मेरे सेल के अंदर से उसके क्रोमोसोम में जीन की स्टडी जब तक ना की जाए ये पता नहीं चलने वाला। तो यदि आइदर दोनों डोमिनेंट हैं और दोनों रिसेसिव हैं तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर? और हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस का ही मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशंस। तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, यानी एक डोमिनेंट जीन रहे और एक रिसेसिव जीन रहे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर? नाउ फिर से मैं अब एक बार आती हूँ डोमिनेंट एंड रिसेसिव के लिए, क्योंकि डेफिनेशन में जो लिखा रहता है वो डिफरेंट है। डोमिनेंट जीन हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, और रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके। बट अब मैं थोड़ा सा चेंज इसमें लाने वाली हूँ। ये 2 कंडीशन तो हम लोगों ने पढ़ लिए, तो ये तो भाई सेम है। अब जब ये टॉल ही शो करेगा तो इस कंडीशन में तो टॉल ही शो होगा ना। यहाँ पर तो चूंकि टॉल मौजूद ही नहीं है, यानी कि ये जिसकी बॉडी में, जिस भी इंडिविजुअल की बॉडी में ये कंडीशन रहेगा वो तो भाई ड्वार्फ ही होगा ना। ये जिसकी भी बॉडी में इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा वो इंडिविजुअल ड्वार्फ ही रहेगा, और जिसकी बॉडी में इस तरह के जीन का कॉम्बिनेशन आ गया वो हमेशा टॉल ही रहेगा। ये तो क्लियर है। बट इस कंडीशन का क्या? वो बेबी कैसा रहेगा? टॉल रहेगा या ड्वार्फ रहेगा? क्लियर? तो चूंकि ये है स्ट्रॉन्ग, ये है बेचारा कमजोर, ये है रिसेसिव, तो इस कंडीशन में भी ये जो बेबी है वो टॉल ही रहेगा। क्योंकि अब भाई दारा सिंह आ जाए यदि आज के डेट में और मुझसे फाइट करने लगे, कौन जीतेगा? दारा सिंह जीतेगा ना। मुझे कुश्ती थोड़ी ना आती है, दारा सिंह ही जीतेगा। ठीक है, यानी कि दारा सिंह हो गया वहां पर डोमिनेंट ना। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन टीटी, बट इसमें भी जो जीन एक्सप्रेस किया अपने आप को वो हो गया टॉल, डोमिनेंट नहीं एक्सप्रेस किया। अब मैं फिर से आपको डोमिनेंट का डेफिनेशन बताती हूँ। वैसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले आइदर इन होमोजाइगस कंडीशन
और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वैसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले दोनों कंडीशन में, आइदर आप में होमोजाइगस कंडीशन हो तो भी एक्सप्रेस कर ले और आप में हेटेरोजाइगस कंडीशन हो तो भी एक्सप्रेस कर ले, वैसे जीन को कहते हैं हम लोग डोमिनेंट जीन। और रिसेसिव जीन जो बेचारा सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि हेटेरोजाइगस में तो ये टॉल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। 2 टर्म्स और बचे हैं, वो मैं बताती हूँ, आप यहीं पर मैं बता देती हूँ। सारा टर्म आप लोगों का क्लियर हो गया है ना। 2 और टर्म हैं एंड दिस इज जीनोटाइप and the second one is phenotype. Genotype represents genetic constituent of an organism and phenotype represent physical appearance of an ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये 2 टर्म क्या है। लेट अस सपोज कोई एक पीपल टॉल है, टॉल तो है जैसा हम लोगों ने यहाँ कहा, यहाँ पर कहा, ठीक है, टॉल तो है वो, बट उसका जीन कैसा है, किसी के ट्रेट को देखकर आप उसके जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स यानी उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें किस तरह के जीन मौजूद है आप उसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस यानी फिनोटाइप, उसमें कैसे ट्रेट्स, विजिबल ट्रेट्स क्या हैं। यदि मैं कहूँ कि कोई एक पर्सन है वो टॉल है, वो हुआ फिनोटाइप, लेकिन उसमें जीन किस तरह के हैं, वो टॉल है, तो टॉल है तो भाई ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, क्योंकि दोनों तो टॉल ही है, तो उसका जीन कैसा है वो हो गया फिनोटाइप। इट मीन्स यदि मैं एग्जाम्पल कहूँ तो भाई वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये हुआ इसका जीनोटाइप। और ये टॉल है यदि मैं लिखती हूँ दिस इज फिनोटाइप। तो इस तरह से आप लोगों का आई थिंक ये सारा टॉपिक, सारे टर्म्स क्लियर हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी टर्म को ही क्लियर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्रॉसेस बताऊंगी मेंडल्स के द्वारा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।